कंफर्म करना सर, एक रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हुआ है कि नहीं? यस ना? मैसेज मिला है आपको? है सर। ओके सर। ओके, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो इकोनॉमिक्स, सर इकोनॉमिक्स में देखते देखते कहाँ पहुंच गए सर? देखते देखते हम लोग पहुंच गए हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे, है ना? मतलब इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक्स, आफ्टर दैट डिमांड सप्लाई, एंड उसके अंदर डिमांड सप्लाई रिलेटेड वेरियस मैटर लाइक कंज्यूमर बिहेवियर एटसेट्रा। फिर हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिलेटेड वेरियस मैटर्स। फिर देखते देखते थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मतलब ये ए टू जेड इकोनॉमिक्स का पार्ट चल रहा है सर, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, फॉर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स, फॉर टीएम स्टूडेंट्स, एज वेल एज बीकॉम, एज वेल एज स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नाउ तो फिर आज क्या होगा सर? आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट में एक फाइनल पार्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इन द सेंस बिजनेस मैन के लिए बहुत जरूरी बात है सर। हम लोग थोड़ी बिजनेस मैन है सर, आप लोग बिजनेस मैन नहीं हो, मतलब बिजनेस मैन या वुमेन व्हाटएवर, आप लोग बिजनेस मैन या वुमेन हो ये जरूरी नहीं है। बट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स, एज ए सीएमए, ये आप लोगों के लिए जरूरी जगह है कि आप लोग बिजनेस को सजेस्ट करोगे, गाइड करोगे। ठीक है, तो इसीलिए तो लोग चार्टर्ड बनते हैं, इसीलिए लोग सीएमए बनते हैं, सीएस बनते हैं। बेसिकली आप क्या करते हो? आप बिजनेस को गाइड करते हो, ठीक है, डायरेक्शन दिखाते हो। तो जब जब आपके ऊपर एक बिजनेस भरोसा करते हैं तो कुछ स्लोगन है, जैसे सीएमए इंस्टीट्यूट का स्लोगन है कि बिहाइंड एवरी बिजनेस देयर इज अ सीएम। ठीक है, तो ऐसे ही सीए इंस्टीट्यूट का भी अपना स्लोगन है। तो कहने का मतलब, जैसे सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि देश को अगर फाइनेंस में लिटरेट करना है, टैक्स में लिटरेट करना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया है। तो इस तरह का बात है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जिम्मा कंपनी सेक्रेटरीज ने लिया है कि अगर देश के में कंपनी प्रॉपरली रन होगा तो उसका जिम्मेदारी सीएस के हाथ पे है। सर ये जिम्मेदारी लेने के पीछे क्या है? तो जब आप कोई जिम्मेदारी उठाते हो, जिम्मेदारी समझते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉलेज से आता है। और ये इकोनॉमिक्स का नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा वैराइटीज ऑफ सब्जेक्ट को समझने के लिए। मतलब हमारे सामने वैराइटीज ऑफ सब्जेक्ट होता है, लाइक अकाउंटेंसी इज देयर, कॉस्टिंग इज देयर, टैक्सेशन इज देयर, जीएसटी इज देयर, फाइनेंस खुद है। ठीक है, सो कहने का मतलब इतना है कि अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का नॉलेज क्या हेल्प करता है, ये आपको ये हेल्प करेगा कि ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स बताता है। जैसे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? स्टार्टिंग जब थ्योरी ऑफ कॉस्ट मैंने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जिस दिन मैंने थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया था, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन क्या टॉपिक होता है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन टॉपिक जो होता है दैट इज डिमांड सप्लाई टॉपिक है ना? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इंट्रोडक्शन तो है ही, मतलब हर 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 सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन होते हैं, मतलब बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट इन डिटेल्स, देन देयर इज अ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, देन देयर इज अ मार्केट, डिफरेंट मार्केट। मतलब इकोनॉमिक्स अलग अलग मार्केट को डेवलप, मतलब मार्केट इकोनॉमिक्स ने नहीं बनाया, मतलब मार्केट में कंपटीशन के बेसिस में, एज पर दी कंपटीशन के बेसिस में, इकोनॉमिक्स वैराइटीज ऑफ मार्केट के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि मोनोपोली, ऑलिगोपोली, कॉम्पिटिटिव मार्केट, कंपटीशन के हिसाब से बात करता है। देखो सर, ये कोई रट्टा लगाने वाला चीज नहीं है, इट्स प्योर अंडरस्टैंडिंग। जिसको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाए, एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा आ जाए, और जिसको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाए, उसका जिंदगी का जो रास्ता है वो भी बहुत अच्छा हो जाए। सर क्या बोल रहे हो, जिंदगी मतलब सर करियर, करियर, कॉमर्स करियर बहुत डेवलप हो जाता है। बिलीव नहीं कर रहे हो ना, लिख के रख लो कि जिसका इकोनॉमिक्स अच्छा है उसका कॉमर्स करियर अच्छा है, सर ने बोला है। लिख के रख लो, कभी काम आ जाएगा। सर हम लोग तो बोर हो जाते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते, आप कैसे बोल सकते हो? हमें तो लगता है अकाउंटेंसी जानने ही सब कुछ है। सर मैं क्या बोला, सब सब्जेक्ट अच्छा है, बट इकोनॉमिक्स, सभी एक्चुअली इकोनॉमिक्स सारा सब्जेक्ट को लेके बात करता है ना, दैट इज द रीजन। सो जैसे कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट में जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात में बहुत समय दिया था कि सर सिर्फ कॉस्टिंग के ऊपर बेस करके देयर इज अ इंस्टीट्यूट
नॉट जस्ट इन इंडिया। इंडिया में जैसे इंस्टीट्यूट का नाम है सीएमए, आप में से बहुत लोग सीएमए एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, है ना सर। यूएस में भी सीएमए होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सीमा लंदन इंटरनेशनल कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट है। सर इतना सारा कॉस्ट इंस्टीट्यूट बन गया, अरे वही तो बोलना चाहता है सर कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है। सर ठीक है, सब समझ गए, अब आगे बढ़ो। यस सर, चलो। तो आज क्या कराऊंगा सर? सर आज ना मैं आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट में लास्ट कुछ फाइनल पार्ट है। क्या फाइनल पार्ट? फाइनल पार्ट में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का के बारे में आपके साथ आज मैं बात करूंगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, सर ये क्या होता है? लॉन्ग रन, शॉर्ट रन इज ऑल्सो देयर। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का होता क्या है, क्या काम में आता है, बताऊंगा सर। वही तो बताने वाला हूँ कि एक बिजनेस जब अपने बिजनेस को कंट्रोल करता है, तब उसमें ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है सबको, हेलो, ग्राफ दिख रहा है? टेल मी सर, थोड़ा बीच बीच में जवाब दीजिएगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं। हेलो हेलो बोल के बोलो सर, कनेक्टेड हो आप लोग? हाँ या ना? हाँ सर, ओके, वेरी गुड। तो जस्ट लुक सर, ये देखो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, अच्छा जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर्स मिस है वो मेरे को एक बार व्हाट्सएप में लिंक दो सर कि सारा बैकअप भेज दीजिएगा, मैं बैकअप शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं जस्ट आपको ये जो कटोरा से, कटोरा समझते हो जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं बाटी, बाटी। बाटी क्या होता है? एक बड़ा सा कटोरा है और उसके अंदर छोटा छोटा कटोरा है, छोटा छोटा, छोटा छोटा, कच्चा कच्चा निमूड़ा। तो निमूड़ा नहीं करना है, ठीक है, निमूड़ा 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 नहीं करना है, कटोरा बनाना है सर। तो ये कटोरा क्या होता है, इससे क्या समझ में आएगा? हाँ सर, ये क्या समझाना क्या चाहता है? सर ये कटोरा जो है ना, ये एक्चुअली किसी बिजनेस में जो लॉन्ग रन में एक बिजनेस को जो कॉस्ट जनरेट होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट, बट नॉट दी टोटल कॉस्ट, बट इट्स एवरेज कॉस्ट। अब आप लोग ये मत पूछना सर ये एवरेज कॉस्ट क्या होता है, क्यों नहीं पूछने बोल रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कवर कर चुके हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। ये जो एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन आवर लास्ट क्लास। तो आज एक्चुअली मैं आपको ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, सर ये जो ओवरऑल पूरा सा एक कटोरा का जो सबसे बड़ा बाटी है, जिसके अंदर छोटा छोटा बाटी है, मतलब बाटी समझते हो ना? हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बॉल, ठीक है, बॉल शेप होता है ना, वही कटोरा, इंग्लिश में बोलते हैं बॉल, ठीक है। सो एलएसी जो है सर, ये लॉन्ग रन वाला जो है वो सबसे बड़ा वाला बाटी है, कटोरा है। और उसके बीच में जो छोटा छोटा कटोरा दिख रहा है ये शॉर्ट रन है, एक एक छोटा छोटा कटोरा। तो बेसिकली कहना यह चाहता है कि छोटा छोटा रन में ही, छोटा छोटा कॉस्ट में ही बड़ा कॉस्ट बनता है। बट हाउ? ये तो सीखना है, ये तो सीखना पड़ेगा, ऐसे देखने से समझ में थोड़ी आएगा, देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे? इसके लिए कुछ बातें करना होगा, है ना, इससे कहानी समझाना होगा, तब समझ में आएगा सब। चलो डिटेल्स में बात करें, चलो सर डिटेल्स में बात करें। असीमा, नयनी, बोलो सर, आप लोग समझ पा रहे हैं, यस और नो? हाँ सर। यस सर। दीपांजन, दीपायन को मे बी थोड़ा सा, अगर दीपायन को याद है तो अच्छा है, अगर नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर थोड़ा देखना पड़ेगा। साहिल का कोई आवाज तो मेरे को आ नहीं रहा है, साहिल होल्ड पे दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं सर, ये सब पुराना है सर, स्मॉल बॉल बातें। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश तो जारी है, कोशिश तो जारी है। कहाँ चला गया? मार्केट नहीं, कॉस्ट चाहिए। ये देखो सर, मैंने लास्ट दिन आप लोगों को टेबल पढ़ना सिखाया। टेबल पढ़ना याद है? कैसे आप टेबल को रीड करोगे, मतलब मैंने ये भी सिखाया लास्ट वीक कि किस तरह से शॉर्ट रन कॉस्ट का टेबल आप पढ़ सकते हो, हाउ टू रीड शॉर्ट रन कॉस्ट।
इवन यहाँ से कैलकुलेशंस कैसे हो सकता है, मतलब हाउ टू कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज फिक्स कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सर कैलकुलेशन भी सीखा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखा, और उससे भी बड़ी बात हम लोगों ने बाहुबली और कटप्पा थ्योरी भी देखा। याद है सर बाहुबली कटप्पा थ्योरी? बाहुबली, कटप्पा और भल्लाल देव। सर कौन है बाहुबली? सर एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ये, इसको हम लोग बाहुबली माने थे। एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू बाहुबली। मार्जिनल कॉस्ट कौन है जो नीचे से कट करता है? सर ये है कटप्पा। आप लोग देखे हो ना मूवी? हाँ, कटप्पा। ये कटप्पा क्यों नीचे से काट करता है, तो ये सब समझा दिया कि आखिर क्यों कटप्पा बाहुबली को नीचे से काट करता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्यों एवरेज टोटल कॉस्ट को नीचे से कट करता है। और बीच में आ जाता है भल्लाल देव। भल्लाल देव कौन? अरे बाहुबली मूवी का जो नेगेटिव कैरेक्टर। हाँ सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द भल्लाल देव का कैरेक्टर। भल्लाल देव को भी मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करता है। क्यों? सब समझा दिया था मैं लास्ट में। इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर एक बार सुनना पड़ेगा अगर किसी का मिस है तो। सर तो फिर अभी क्या बताओगे? सर आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दो चीज। वाई आर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का यूज है। ये क्वेश्चन बहुत होता है सर कि आखिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप क्यों होता है? सर क्या मतलब, समझा नहीं? सर समझ में आएगा, समझना पड़ेगा। अगर आप लोग कंटिन्यूएशन में हो तभी समझ पाओगे। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन के ऊपर बेस कर कैसे होता है? सर ईच एंड एवरी बिजनेस को ऑलवेज दो चीज फेस करना पड़ता है। देखो सर, सिर्फ किताबी बात करूंगा ना, तो अगर मैं सिर्फ बुकिश लैंग्वेज यूज करूंगा आप लोग शायद बात को डिटेल्स में ना समझ पाओ, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा प्रैक्टिकली चला जाता हूँ। तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कॉस्ट। मुझे एक चीज बताओ, आज अगर आप कोई फैक्ट्री स्टार्ट करते हो, अच्छा आप लोगों में से किसी को बिजनेस करने का इच्छा है? कोई भी बिजनेस, एनीवन? आप जैसे साहिल का तो आवाज नहीं आ रहा है, बट मैं जितना जानता हूँ कि साहिल को बिजनेस का बड़ा शौक है। लेकिन अगर मानो कि आप बिजनेस करना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है कि आपको कोई, अगर से फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, सर क्या प्रोडक्शन करोगे? चलो आप लोगों को मैं एक आइडिया जनरेट करता हूँ। सर पिज्जा मशीन देखे हो? सर पिज्जा वेंडिंग मशीन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही रैंडम एग्जांपल। मानो कि ये पिज्जा वेंडिंग मशीन आपने बाई की, एग्जांपल। सर पिज्जा वेंडिंग मशीन से क्या बनेगा? सर पिज्जा वेंडिंग मशीन से पिज्जा बनेगा, पिज्जा। एनी टाइम पिज्जा मशीन, ठीक है? 4 मिनट में रेडी हो जाएगा पिज्जा। क्या बोलते हो, खरीदना है? खरीदना है? हाँ सर। सर ये खरीद के क्या करोगे? बिजनेस करना है तो खरीदना है। 4 मिनट में एनी टाइम पिज्जा मशीन में पिज्जा बन जाएगा। आपको अपने सिटी में कहीं पर भी एक पॉइंट में, स्पेशली कॉर्नर पॉइंट ले लो जहाँ पर एटीएम जैसे होता है ना, वैसा कोई कॉर्नर पॉइंट चूज करो और वहां पर ये पिज्जा मशीन लगा दो, और उसमें जो ऑटोमेटिक सेटअप है उसको फिट करो। अच्छा चलेगा सर। आजकल लोग देसी खाने से ज्यादा ये सब विदेशी खाना पसंद करते हैं। सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं कहना चाहते, बस आपको एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ और प्रोडक्शन में कॉस्ट को समझाने का कोशिश करें, ठीक है? तो मैं बस इतना बोलूंगा आपको कि ये जो एनी टाइम पिज्जा मशीन या फिर जो पिज्जा वेंडिंग मशीन, इसमें से क्या बनेगा? इसमें से पिज्जा प्रोडक्शन। सर पिज्जा को प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट तो लगेगा। हेलो, प्लीज टेल मी सर, एक एक पिज्जा जो निकल के आएगा, क्या इसके पीछे कॉस्टिंग नहीं होगा आपका? मतलब पिज्जा बेस, जो भी इसमें आप टॉपिंग करते हो, क्या बोलते हैं इसको? टॉपिंग ही नहीं बोलते ना। लाइक ऑलिव देना पड़ता है, कैप्सिकम देना पड़ता है, पनीर देना पड़ता है, हाँ, और भी क्या क्या चीजें होते हैं। सारा टॉपिंग होगा, फिर एक ओवन चाहिए, ओवन में आपका उसका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होगा। ये समझो, मतलब इसको कनेक्शन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक कॉस्ट है, वेजिटेबल कॉस्ट है, मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल कॉस्ट पिज्जा बनाने के लिए। और जहां पर आप रेंट पे चलाओगे, उस रेंट मतलब पिज्जा मशीन को चलाने का रेंटिंग कॉस्ट, ये सब कॉस्ट आपके पिज्जा में घुस जाएगा। मतलब पिज्जा का एक कॉस्ट पड़ेगा, पर पिज्जा में आपको वो कॉस्ट क्या करना है? कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है, तब जाके आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेलेबल कंडीशन में बना सकते हैं। अगर एक पिज्जा को बनाने में अगर आपका से फॉर एग्जांपल एक पिज्जा का बनाने में अगर 100 रुपीज खर्चा होता है, उसको अगर आप मानते हैं कि 50 रुपीज प्रॉफिट लगा के पर पिज्जा में अगर आप प्रॉफिट रखना चाहते हो, तो आपका एक सिंगल पिज्जा का आपका प्राइस पड़ जाता है 150 में कॉस्टिंग ही पड़ जाता है 100 और 50 आपका प्रॉफिट है एज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, नाउ मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्शन और कॉस्ट की कहानी है, इस कहानी को जरा समझे, इकोनॉमिक्स क्या कहता है। सीमा, नयनी, बोलो सर। आप लोग थोड़ा आवाज दे रहे हो इसलिए आप लोगों का नाम ले रहा हूँ। दीपायन को भी आप पूछ रहा हूँ, दीपायन आवाज नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं सर, मतलब दे नहीं रहा है, शायद कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। लेकिन आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, कि दुनिया में कोई भी चीज प्रोड्यूस करने जाओ, दुनिया में कोई भी चीज प्रोड्यूस करने जाओ, प्रोड्यूस करोगे तो प्रोडक्शन करने के पीछे कॉस्टिंग है। चाहे पिज्जा बना लो, चाहे कार बना लो। नाउ क्वेश्चन यही पूछा आपको कि आखिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब यू शेप क्यों होता है, इसको यू शेप होने के पीछे का क्या रीजन है। सर रीजन तो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है ना, तभी मुझे इतना सारा बात करना पड़ा। ये जो प्रोडक्शन करने के पीछे का मेन कहानी जो है, चलो अब आपको मैं एग्जांपल बनाता हूँ, मतलब ग्राफिकली। सर जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ के आए ना, प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन में ये शॉर्ट रन है, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है। सर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये होता है कि आप कोई भी चीज शॉर्ट टाइम के लिए बनाता हो, मतलब मैन्युफैक्चर करते हो, तो स्टार्टिंग में आपका मार्जिनल प्रोडक्शन भी ग्रो करता है, साथ में आपका एवरेज प्रोडक्शन भी ग्रो करता है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद आपका एवरेज प्रोडक्शन फॉल करता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट में जाता है, फिर एवरेज प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता है। जब एवरेज प्रोडक्शन भी कम होता है, इसके साथ साथ आपका मार्जिनल प्रोडक्शन पे भी एक हाईएस्ट लेवल आता है, फिर उसके बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे जीरो लेवल में आ जाते हैं और फिर नेगेटिव में चले जाते हैं। सर ये मत पूछिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इसको समझना है कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रिवाइज करना पड़ेगा। अगर खुद से रिवाइज कर लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तब ये सवाल इसीलिए मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी अगर इसको रिपीट करूंगा तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फिर से पढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्यों मार्जिनल प्रोडक्शन एक सर्टेन पॉइंट के बाद नीचे गिरता है, फिर क्यों मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है, एवरेज प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद एवरेज प्रोडक्शन क्यों फिर से फॉल करता है। लेकिन एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है। और जब जब एवरेज और मार्जिनल बढ़ता है तब तक टोटल प्रोडक्शन भी ग्रो करता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद टोटल प्रोडक्शन पे ग्रोथ तो होता है, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाता है, ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब मार्जिनल और एवरेज दोनों गिरना चालू हो जाता है। इफ एवरेज प्रोडक्शन फॉल करेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन भी फॉल करेगा। अगर ऐसा होता है तो टोटल प्रोडक्शन का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगा पहले, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है डे बाई डे। इसके पीछे वैरायटीज ऑफ रीजन हो सकता है। क्या क्या रीजन हो सकता है, से फॉर एग्जांपल मार्केट में रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। मानो कि आप पिज्जा का मशीन चला रहे हो, पिज्जा चलाने के लिए आपको ब्रेड का बेस चाहिए होता है। अब मानो ब्रेड का जो बेस है, पिज्जा बेस जिसको बोलते हैं, अगर पिज्जा बेस का मार्केट प्राइस हाई हो जाता है, बिकॉज मार्केट में किससे बनता है पिज्जा पिज्जा ब्रेड का बेस, सर व्हीट से बनता है। मानो इंडिया में या बाहर किसी कंट्री में व्हीट प्रोडक्शन कम हुआ है, तो व्हीट प्रोडक्शन कम हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि पिज्जा का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है बढ़ सकता है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा तो पिज्जा का दाम बढ़ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन किसी कारण से खराब हुआ है, मानो कि मार्केट में कैप्सिकम नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। मानो कि मार्केट में पनीर नहीं मिल रहा है, या वॉट जो भी चीज़ आप पिज्जा में टॉपिंग करते हो, वो सब मार्केट में किसी कारण से प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ता है, तो ये रीजन होता है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात है कि धीरे धीरे प्रोडक्शन लेवल में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि दाम बढ़ेगा ना, तो कस्टमर पसंद नहीं करेगा।
कस्टमर एक सर्टेन लेवल तक का दाम देने के लिए रेडी है। मे बी एक पिज्जा के लिए एक कस्टमर 150 200 पे करेगा, लेकिन अगर कल आपको उसी कस्टमर को बोलोगे कि भाई एक पिज्जा के लिए 300 300 रुपीज पे करो एक स्मॉल पिज्जा के लिए, मे बी कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे यू 300 रुपीज फॉर ए स्मॉल पिज्जा। For a small pizza, maybe customer is not ready to pay 300 rupees for a small pizza. आप बोलोगे मैं क्या कर सकता हूँ, वेजिटेबल प्राइस इंक्रीज किया है, रॉ मटेरियल या फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, व्हाटएवर। लेकिन पॉइंट इज दैट वैराइटीज ऑफ रीजन हो सकता है मार्केट में ग्रोथ स्लो होने के पीछे। तो ग्रोथ स्लो तभी होता है जब एवरेज प्रोडक्शन एज वेल एज मार्जिनल प्रोडक्शन गिरेगा तो टोटल भी गिरेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद टोटल अपना हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा और धीरे धीरे टोटल प्रोडक्शन नीचे आना चालू हो जाएगा। मतलब प्रोडक्शन आप कितना भी बढ़ाने का कोशिश करो, इंक्रीज करने की कोशिश करो, वो नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है शॉर्ट टर्म पे? बिकॉज बिजनेस पे थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई गैप हो सकता है, मे बी आपका कॉम्पिटिटर बढ़ गया, मतलब आपके जैसा पिज्जा मशीन लेके और भी लोग बैठ गए, ठीक है। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है ना। अब ये सब रीजन तो ठीक है, रीजन तो मैंने पहले भी बोला प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, लेकिन सर व्हाट अबाउट कॉस्ट? सर कॉस्ट तो डिपेंड करता है ना कि एक पिज्जा मशीन को चलाने के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट इज देयर। अब कॉस्ट अलग अलग होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ मैं मार्जिनल कॉस्ट से ही एग्जांपल दे रहा हूँ और टोटल कॉस्ट से, ठीक है। आप चाहो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी ले सकते हो, बट करेंटली नॉट नेसेसरी, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप पिज्जा मशीन को स्टार्ट किए थे, प्लीज मेरा जवाब देना सर, जब आपने पिज्जा वेंडिंग मशीन स्टार्ट किए थे तो शुरू में किसी भी बिजनेसमैन जो भी मशीन लाता है शुरू में उसका खर्चा ज्यादा होता है कि कम होता है? कोई भी मशीन आप अगर आप यूज करना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में वो मशीन, मतलब उसका उससे जो भी प्रोड्यूस करोगे आप, वो स्टार्टिंग में उसका कॉस्टिंग ज्यादा होगा कि कम होगा? स्टार्टिंग में एनीथिंग, स्टार्टिंग में कॉस्ट हाई रहता है कि लो रहता है? बोलो सर। इवन अगर आप जेरोक्स मशीन वाले को भी पूछोगे ना, जो जेरोक्स करते हैं मतलब फोटो कॉपी करता है, वो भी बोलेगा कि पहले पहले बार जब मशीन स्टार्ट करते हैं या प्रिंटर, उसमें ज्यादा इंक का खर्चा होता है, इंक कॉस्ट ज्यादा लग जाता है किसी भी चीज में। गाड़ी पहले पहले लाओगे ना तो स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा तेल खाता है, फिर धीरे धीरे एडजस्ट करता है, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। तो स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस जब अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं ना तो स्टार्टिंग में उसका कॉस्ट ज्यादा ही रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, बिकॉज मार्जिनल तो वही चीज है ना, यूनिट यूनिट से जोड़ के टोटल बनाता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे कॉस्ट गिरता जाएगा। हेलो, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज, वैसे वैसे कॉस्ट डिक्रीज। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं, मैटर समझ में आया? है सर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ सर, पिज्जा मशीन से भी बेहतर एग्जांपल हो सकता है। प्रिंटिंग, न्यूज प्रिंटिंग या फिर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, ठीक है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, ठीक है। एक इमेज ले रहा हूं मैं। मानो कि आज अगर आप न्यूज़पेपर प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, मतलब आपने स्टार्ट किया कि मैं न्यूज़पेपर छापूंगा मार्केट में, मेरा न्यूज़पेपर लोड पड़ेगा। हो सकता है आपके मन में ख्याल आ जाए, आपके अंदर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस का भूत चढ़ जाए और आप ऐसा करना स्टार्ट करो, मे बी, ठीक है। तो अगर ऐसा भूत आपके अंदर आ जाए और आपने जर्नलिज्म के ऊपर बेस करके खबर खुद जुगाड़ करते हो और खबर जुगाड़ करके उसको छापते हो और उसको न्यूज़पेपर को मार्केट में सेल करने का सोचते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मानो आपका पेपर ज्यादा लोग लेना नहीं चाहेगा, तो क्या स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज्यादा पेपर मार्केट में छाप दोगे? क्योंकि कॉस्टिंग भी पड़ेगा सर, ज्यादा मशीन ज्यादा पेपर, ज्यादा पेपर ज्यादा इंक, ज्यादा इंक मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट, ज्यादा पेपर मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट। स्टार्टिंग में किसी भी बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं होता है कि इतना कॉस्ट को झेल पाए, क्योंकि ज्यादा कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि कैपिटल का खर्चा ज्यादा। तो सिंपल बात है कि स्टार्टिंग में आपका खर्चा ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में किसी भी चीज में खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन जैसे 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 आपका कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा,
आप और भी ज्यादा पेपर छापना चालू करोगे, और जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ेगा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कस्टमर इंक्रीज, कस्टमर ध्यान से सुनना, बिजनेस है, कस्टमर इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, कस्टमर इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज तो कॉस्ट डिक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज तो कॉस्ट डिक्रीज। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पेज का सेल बढ़ रहा है। अच्छा, मानो कि एक पेज को छापने में, एक पेज को प्रिंट करने में जितना कॉस्ट पड़ रहा था, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी खर्चा पड़ रहा था, 2 पेज को भी प्रिंट करने में उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पड़ रहा हो। क्योंकि जब भी कोई भी काम बल्क में होता है, जब भी कोई भी काम बल्क में होता है ना, अल्टीमेटली उसका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है, ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है। पेपर छोड़ो, अगर आपके घर के सामने कहीं कोई एग्जाम्पल था, कोई गांव में रहते हैं, उसके लिए भी एग्जाम्पल काम करेगा। एक सेकेंड, मेरा चार्जर क्या चला, मतलब पेपर छोड़ो, अगर आपके घर के सामने, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर मिल होता है ना सर, फ्लोर मशीन, अरे जहाँ जिसको हम लोग आटा कॉल बोलते रहे बाबा, आटा चाकी या आटा कॉल, आपके घर के सामने है, किसी के घर के सामने? अगर है तो उसके पास चले जाओ। सर क्यों जाना है उसके पास? हमको नहीं जाना। सर नहीं जाना है मत जाओ, बट मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ। अगर आपके घर के सामने आटा कॉल है, चाहे आप उसको जो भी भैया है, अंकल है, ठीक है, चचा है, जो भी है, काकू है, अब उनको जाके पूछो कि आप जो आटा मशीन चलाते हो, जैसे मानो कि ये आंटी का आटा कॉल, हैदराबाद में नेबरहुड फ्लोर मिल, ठीक है, इनको जाके पूछो आप, चाहे अंकल आंटी जो भी चलाता है, ठीक है, ये देखो यार अनदर आंटी, देखो एक और आंटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बात कहने का है सर कि जो भी मशीन चलाते हैं, इनको जाके बोलो कि क्या एक बैग आप आटा लेके जाओ, ठीक है, एक बैग मतलब से फॉर एग्जांपल 5 kg एक बैग में, और आप उनको जाके बोलो कि भाई मेरा ये आटा पीस दो, तो नॉर्मली वो बोलता है कि एक बैग में पुसाएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्चा हो जाता है, मशीन चलेगा तो थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है। तो कई बार वो आपको ऐसा बोलेगा कि कम से कम 10 बैग जमने दीजिए, एटलीस्ट 10 बैग आ जाए, तो हम मशीन स्टार्ट करेंगे, फिर एक साथ पीस देंगे। क्यों? क्योंकि एक बैग चला के इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होगा, 10 बैग के पीछे भी ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। बड़े बड़े मशीन के केस में ऐसा कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो इसलिए जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, और जैसे कॉस्ट कम हो जाएगा आप क्या करोगे, आप ऑप्टिमम लेवल में चले जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे 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 प्रोडक्शन को बढ़ाना है, गाना सुनो सर, धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, धीरे धीरे कॉस्ट को कम करना है, धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और धीरे धीरे कॉस्ट को कम करना है, ठीक है। तो कॉस्ट कम हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सर ये तो सही है, लेकिन इसके बाद कॉस्ट फिर से बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जब अगर किसी भी कारण से मे बी मार्केट डिमांड लो है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया मार्केट में, जिस चीज का बिजनेस करते हो आप, उसका रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया, आटा का दाम बढ़ गया, आटा का नहीं, गेहूं का दाम बढ़ गया, पिज्जा का दाम बढ़ गया, वॉट एवर, पिज्जा का जो रॉ मटेरियल है उसका दाम बढ़ गया, प्रोडक्शन लेवल गिर रहा है। क्यों? बिकॉज मार्केट में रॉ मटेरियल हाई है, आप ज्यादा प्रोडक्शन इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि कस्टमर दाम नहीं देना चाहते, और इसीलिए धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्शन कम होता जाएगा, तो कॉस्ट फिर से बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका मार्जिनल कॉस्ट का जो सेव, मतलब जो सेफ है, ठीक है, जो सेफ है, ठीक है, इसका जो सेफ है, वो सेफ कैसा होगा, यू तरह हो जाएगा, यू की तरह हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। क्यों? रीजन क्या है? पहले प्रोडक्शन कम था, फिर प्रोडक्शन बढ़ा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होने के पीछे का कारण हो सकता है, तो प्रोडक्शन का उल्टा ही होता है, ठीक है, प्रोडक्शन का भी लाइक उल्टा ऑपोजिट यू, एंड कॉस्ट का भी लाइक यू, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का भी इसलिए यू सेप होता है। अच्छा, टोटल का भी सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आपका मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन दोनों गिरता है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट का भी वही केस, वो भी पहले ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल में था, आपका टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट सबसे कम लेवल में था, लेकिन जैसे जैसे आपका
मार्जिनल प्रोडक्शन खराब होना चालू हुआ, वैसे ऐसे आपका टोटल कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ। ऐसे भी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर टोटल प्रोडक्शन लेवल में स्लो ग्रोथ है तो टोटल कॉस्ट में भी ग्रोथ बढ़ जाए। इसलिए हमेशा हर बिजनेस में अगर आपको सक्सेस रहनी है, जरूरी नहीं कि ऑलवेज हो जाएंगे, हर बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एज यू ऑल, हम लोग क्लासरूम, मेरा कोचिंग क्लासेस है, आप लोग जानते हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मानो कि एक क्लासरूम मैंने रेंट पे लिया, मानो, ठीक है, जिसके लिए मैं मानो रेंट देता हूँ 20,000, ठीक है, एग्जाम्पल। तो एक क्लासरूम मैंने रेंट पे लिया, इसके लिए मैं भाड़ा देता हूँ 20,000। अगर मैं एक स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, उनके लिए भी मेरा 20,000 का खर्चा पड़ेगा। अगर मैं 2 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो भी 20,000 का खर्चा पड़ेगा। 3 स्टूडेंट पढ़ाऊंगा तो भी 20,000 का खर्चा पड़ेगा। लेकिन जितना मेरा स्टूडेंट बढ़ता जाएगा, मेरा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। ये सर नो, मतलब मैंने कितना सारा एग्जांपल दे दिया, पिज्जा का एग्जांपल दे दिया, आटा चाकी का एग्जांपल दे दिया, अभी स्टूडेंट का बात कर दिया, क्लासरूम का, ठीक है। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो, ठीक है, सीए प्रैक्टिशनर या फिर सीएस प्रैक्टिशनर, आपने एक फार्म ओपन किया, उस फार्म को भी आप कोलकाता के टॉप लेवल एरिया में, से फॉर एग्जांपल न्यू टाउन में या फिर पुराना एरिया में डलहौजी में आपने भाड़ा लिया, ठीक है, रेंट पे ले लिया। मानो कि आपका वहां पर भाड़ा पड़ता है 1 लाख या 50,000 का, चलो 1 लाख ज्यादा नहीं है, 50,000 का भाड़ा पड़ता है आपका। तो एक क्लाइंट आपके पास है तो भी 50,000 का रेंट भरना पड़ेगा। अगर 100 क्लाइंट है तो भी 50,000 का भाड़ा करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका क्लाइंट बेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका क्लाइंट बेस बढ़ता जाएगा, आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आपका क्लाइंट बेस घटता जाएगा, आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट का यूसेफ होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी यूसेफ होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी यूसेफ होता है, और इसके पीछे का रीजन है। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। समझ में आया तो हाँ या ना से जवाब दीजिएगा सर, यस और नो। क्या रे, असीमा, दीपायो, नयनी, बोलो सर। यस सर, यस, समझ में आ रही है। अरे ये सर, अरे बढ़िया, थैंक यू यस सर। सर। ठीक है, तो क्यों, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर एबीसी एटीसी एमसी यूसेफ क्यों होता है, और इसके पीछे का रीजन है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। एज सिंपल एज इट इज। ग्राफ में कुछ नहीं है सर। ग्राफ देख के इकोनॉमिक्स में 99% बच्चा डरता है। 99% बच्चा इकोनॉमिक्स का ग्राफ देख कर डरता है। क्यों? उन्हें लगता है ये ग्राफ कैसे बना है। अरे भाई कैसे बना, कॉन्सेप्चुअली बना। इफ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है। बट अगर आप बोलोगे नहीं मुझे कॉन्सेप्ट नहीं जानना है, तो इकोनॉमिक्स से टफ कुछ हो नहीं सकता, और इकोनॉमिक्स से बोरिंग कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल है। जिसके दिमाग में घुस गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं घुसाना चाहा मुश्किल में पड़ गया। सर जबरदस्ती लोगों को मुश्किल में पड़ने का बात कर रहे हो? नहीं सर, ठीक है चलो। सर लास्ट 2 कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, और मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग रन एवरेज के साथ साथ शॉर्ट रन को भी समझूंगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट। अच्छा, हर चीज को एवरेज क्यों किया जाता है? क्योंकि ओवरऑल टोटल को लेकर ऑलवेज काम करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए किसी भी चीज का एवरेज देखते हैं। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम लोग यहाँ पर कॉस्ट पढ़ने के टाइम पे, अब देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट, चलो ठीक है, टोटल जो खर्चा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, चलो वो भी ठीक है, टीएफसी प्लस टीवीसी टोटल कॉस्ट। सर टोटल में ही काम कर लेते हैं, ये एवरेज करने का क्या जरूरत? मतलब एबीसी प्लस एसी, मतलब एएफसी प्लस एबीसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एवरेज करने का क्या जरूरत पड़ता है? हम लोग एवरेज क्यों काउंट करते हैं? वाई एवरेज? तो बचपन में आप लोग एवरेज करते थे कि एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट पढ़ता है, अगर 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट का अगर डिफरेंट हाइट है, तो क्लास का एवरेज हाइट क्या? मतलब कोई 5 फीट का है, तो कोई 4 फीट का है, तो कोई 6 फीट का है, तो कोई 7 फीट का है। तो फिर आप क्या करते थे? डिवाइडेड बाई 4 में, 4 स्टूडेंट, 5 4 9 6 15 से 15 एंड 7 कितना है? 23, 23/4, तब 5 फीट समझ।
एवरेज हाइट ऑफ द क्लास इज 5 फीट समथिंग। एवरेज क्यों एवरेज किया गया स्टूडेंट का? एवरेज करने से क्या होता है सर, एक ओवरऑल पिक्चर समझ में आता है, ओवरऑल पिक्चर, इसीलिए एवरेज। जैसे आप देखोगे क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेलता है, ठीक है, विराट कोहली जब बैटिंग करता है और जब बैटिंग करने उतरते हैं तो कमेंटेटर लोग जो बात करते हैं ना, मेनली किस पे बात करते हैं जानते हो? विराट कोहली का एवरेज देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिखाता हूँ, आईसीसी बैट्समैन रैंकिंग, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। करेंटली वर्ल्ड लेवल में जितना बैटर मतलब बैट्समैन है सर, ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट में बैटिंग में चल रहा है बाबर आजम, पाकिस्तान का, ठीक है। अगर आप बाबर आजम, यहाँ पर हमारे भारत से कौन है, शुभमन गिल है 5 नंबर पे वनडे में, सर कोहली नहीं है, सर कोहली है 7 नंबर में, ठीक है। सर क्यों? तो फिर बाबर आजम का एवरेज ज्यादा है क्या सर? रिसेंटली अच्छा। अगर मैं विराट कोहली का बात करूँ, मैंने यहाँ पर विराट कोहली का डिटेल्स निकाल ली, ठीक है, इकोनॉमिक्स का यूज देखो, ठीक है। आईसीसी अपना रैंकिंग में इकोनॉमिक्स को कैसे यूज कर रहे हैं देखो। विराट कोहली विराट कोहली अभी तक वनडे में कितना मैच खेला है? अभी रैंकिंग है 7th। 2013 में इनका हाईएस्ट रैंकिंग था 1st, ठीक है। सर एवरेज कैसे निकालोगे? इन स्टैटिस्टिक कहाँ मिलेगा मुझे? टेस्ट राइट, यहाँ पर मुझे बहुत सारा डेटा मिल रहा है, लेकिन बैटिंग एवरेज का डिटेल्स, बैटिंग एवरेज का डिटेल्स चले जाता है इसमें। व्यू टाइमलाइन में नहीं मिलेगा। बैटिंग में लेटेस्ट ओडीआई रैंकिंग है, हाईएस्ट ओडीआई रैंकिंग है, क्या मिलेगा टाइमलाइन में? ये भी इकोनॉमिकली इसको प्रेजेंट किया गया है कि कैसे कैसे उसका बैटिंग में स्कोर बढ़ा है नहीं बढ़ा। यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मतलब बैटिंग एवरेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, दूसरी जगह में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? एक सेकंड दिखा देता हूँ सर आपको कि क्यों जरूरी होता है विराट कोहली बैटिंग एवरेज। जस्ट एक एग्जांपल की, ये देखो सर, जब भी किसी बैट्समैन का डिटेल्स देखा जाता है तो विराट कोहली अभी तक टेस्ट में 48 का एवरेज दिया है, मतलब रन बना है, मतलब 48 मतलब रन तो किसी मैच में सेंचुरी भी लगाया तो किसी मैच में जीरो में भी आउट हुआ। लेकिन अभी तक 108 टेस्ट मैच खेला है तो उसमें ओवरऑल एवरेज है 48। वनडे में अभी तक 274 वनडे खेला है लेकिन उसमें एवरेज 57 रन बनाया है हर मैच में। तो एवरेज करने से क्या होता है, कंपनी को भी ना ओवरऑल पिक्चर समझ में आता है। ईच एंड एवरी डे का पिक्चर नहीं चाहिए, ओवरऑल पिक्चर चाहिए। तो जब हमें ओवरऑल पिक्चर चाहिए होता है ना, जब हमें ओवरऑल पिक्चर चाहिए होता है तब हमें एवरेज को निकालना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एग्जैक्टली सेम पॉइंट ऑफ व्यू में जब एक बिजनेस लॉन्ग रन में चलता है, जब एक बिजनेस लॉन्ग रन में चलता है तो उसमें उसका एवरेज कॉस्ट कर्व का क्या सिचुएशन होता है। इस कर्व का एक दूसरा नाम है सर, दिस इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व। पॉइंट भी नोटेड ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व। सर क्यों प्लानिंग, क्यों? क्योंकि स्मॉल स्मॉल प्लान करके ही ना बिजनेस आगे बढ़ता है, छोटा छोटा प्लानिंग करके ही बिजनेस को डेवलप किया जाता है। आप रातों रात बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में चलना है तो छोटा छोटा पैर से ही चल पाओगे। जैसे एक बंगाली गाना याद आ गया कि छोटे छोटे पाए चलते चलते ठीक ऊंचे चलो। सर सुना है आपके सामने? जो बंगाली बैकग्राउंड से दे मस्ट अंडरस्टैंड, छोटे छोटे पाए चलते चलते ठीक पहुंचे चलो, कोई चांदेर पहाड़ देखते तो। सर कोई चांद का पहाड़ नहीं देखना है, और छोटे छोटे पाए भी चलना अभी है, लेकिन बिजनेस में छोटे छोटे पाए का मतलब क्या है, स्मॉल लेवल एवरेज कॉस्ट। मतलब बिजनेस को क्या है ना, पहले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोचना पड़ता है कि भाई फर्स्ट 1 मंथ का बिजनेस कैसे चले, फिर सेकेंड मंथ का बिजनेस में क्या करेंगे, फिर थर्ड मंथ का बिजनेस में क्या होगा, फिर फोर्थ मंथ के बिजनेस में क्या होगा। तो एवरेज कॉस्ट उस पर डिपेंड करता है, पहले मंथ क्या है, सेकेंड मंथ क्या है, थर्ड मंथ क्या है, ऐसा करते करते 12 महीने में आपने क्या किया।
तो a long run cost curve depicts the functional relationship between output and the long run cost of production. मतलब बिजनेस कितना प्रोडक्शन कर पा रहा है, जो भी काम है आपका, पिज्जा पिज्जा बनाते हो, आटा चक्की से आटा बनाते हो, मैगी बनाते हो, जो भी, कितना आउटपुट ले रहे हो और उसके पीछे कॉस्ट कितना पड़ रहा है. All inputs are variable because costs that are fixed in the short run can change in long run. लॉन्ग रन में हर एक चीज वेरिएबल होता है. मतलब सर कॉस्ट क्या क्या हो सकता है सर? बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर. लैंड, लेबर, ये सब आप लोग प्रोडक्शन चैप्टर में ही पढ़े हो. कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना सर? ठीक है तो नहीं नहीं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मेनली 4 फैक्टर होता है ना. एक आवाज नहीं आया, बोलो सर. यस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली 4: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो सर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर कॉस्ट कितना होगा? 4 ही होगा. लैंड जिससे लोगे उसको रेंट देना है, लैंड के बदले रेंट दिया जाता है. जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो किसी से जमीन लेता है, घर लेता है बिजनेस करने के लिए, तो बदले में रेंट देगा, मतलब भाड़ा देगा. लेबर बिजनेस पे लगाएगा तो उसको वेजेस देगा. कैपिटल मार्केट से लोन पे लेगा तो उसको इंटरेस्ट भरेगा, जैसे बैंक को. और खुद अगर दिमाग लगा के बिजनेस कर रहा है तो अपने आप को क्या देगा? प्रॉफिट. तो ये सभी चीज प्रोडक्ट प्राइस में नजर आता है. एक चीज बेचोगे मार्केट में तो उसमें रेंट भी आता है, वेजेस भी आता है पर यूनिट पे. कैपिटल का सूद भी आता है, इंटरेस्ट, एज वेल एज जो एंटरप्रेन्योर इतना मेहनत करना है उसका प्रॉफिट भी वो जोड़ता है. तो सब कुछ मिला के आपका फैक्टर कॉस्ट होता है. नाउ क्वेश्चन इज दैट सर शॉर्ट रन में ये फैक्टर में से कोई एक फैक्टर फिक्स्ड हो सकता है. मे बी आपने जमीन को भाड़े पे लिया, उसका रेंट अभी 2 साल तक नहीं बढ़ेगा, 2 ईयर तक आपका रेंट फिक्स्ड है. बट सर 2 साल तक रेंट फिक्स है तो क्या 5 साल में भी रेंट फिक्स रहेगा? प्लीज टेल मी. आपका घर का भाड़ा, जमीन का भाड़ा 2 साल तक फिक्स था, समझ गए? क्या 5 साल बाद भी भाड़ा वही रहेगा? असीमा, दीपायन, प्लीज आंसर मी. भाड़ा सेम रहेगा कि भाड़ा बढ़ेगा सर? व्हाट इज दी व्हाट इज योर कॉमन सेंस से बताओ. नहीं, भाड़ा सेम থাকবে ना बढ़বে? बोलो सर, बोलो, फीडबैक. 2 साल में भाड़ा फिक्स्ड है तो लॉन्ग रन में भाड़ा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? किरे, कुछ तो बोलो सर. ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. 2 साल में भाड़ा सेम रहे लेकिन 5 साल बाद भाड़ा सेम रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है. नॉर्मली भाड़ा बढ़ जाता है. सो वही बोल रहा है. या लेबर, स्टार्टिंग में शॉर्ट रन में पहला 2 साल या 1 साल में आप लेबर को वेजेस दे रहे थे, मानो डेली का 100 रुपीज या डेली का 1000 रुपीज या डेली का 200 रुपीज वेजेस दे रहे थे. तो लॉन्ग रन में 5 साल बाद भी लेबर आपसे सेम वेजेस चार्ज करेगा क्या? ऑब्वियसली नो. ऑब्वियसली नो. मतलब अगर 2023 में किसी को आप डेली का 500 का वेजेस देते हो तो 2028 में भी आप उनको 500 का वेजेस दोगे क्या? नहीं, बढ़ जाएगा. क्योंकि मार्केट में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन एडजस्ट के साथ साथ हर चीज बढ़ता है, हर चीज बढ़ता है. तो व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज वेरी सिंपल. शॉर्ट रन में मे बी कुछ फैक्टर फिक्स रह सकता है लेकिन लॉन्ग रन में सारा का सारा फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं. All inputs are variable because costs that are fixed in short run can be changed in long run. Accordingly, there are no TFC, तो कोई total fixed cost और average fixed cost का भी long run. Long run में total fixed cost या average fixed cost का नहीं होता है. There is no distinction between TC and TBC. Total cost और total variable में कोई फर्क नहीं होता. तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का आपको टोटल वेरिएबल की जगह यूज करेंगे. तो सिमिलरली देयर इज अ डिस्टिंक्शन between average total cost as well as average variable cost. Average total cost as well as average variable cost. एंड हम लोग इस एवरेज टोटल और एवरेज वेरिएबल को एलएसी काम के नाम पे जानते हैं. सर अभी तक मैंने समझाया नहीं, अभी मैं आपको वो कटोरा वाला शेप समझाने का कोशिश करूंगा. सर मैं तो पूरा ट्राई करूंगा बट आप लोग भी ना पूरा ट्राई करना अंडरस्टैंडिंग करने का.
कोई डाउट हो तो पूछिए, बातचीत कीजिए और समझ में आ जाएगा। लेकिन सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ग्राफ देख के या कार्व देख के मन में शंका ना रखो, मन में कोई सोच ना रखो कि सर समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये डरावना कार्व है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल कार्व, जस्ट अ डेटा प्रेजेंटेशन, ग्राफिकली डेटा प्रेजेंटेशन है, नथिंग मोर देन दैट। सर कैसे बना और क्यों बना, बता दो सर। सर बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। सर लॉन्ग रन में क्या होता है, फार्म विल प्रोड्यूस द आउटपुट एट विच एसएससी इज द मिनिमम। किसी भी बिजनेस पे, किसी भी बिजनेस में, मैं आपको क्या बता रहा था अभी कुछ देर पहले, कि हम प्रोडक्शन करेंगे लॉन्ग रन में, लेकिन हम लोग वही कोशिश करते हैं सर जब कॉस्ट सबसे कम हो। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये हर बिजनेस का चाहत होता है। एक चासी को भी पूछोगे ना, चासी समझते हो? अरे जो फार्मर होते हैं, फार्मर को क्या बोलते हैं? हाँ सीमा, फार्मर को क्या बोलते हैं? चासी बोलते हैं हम लोग बंगाली में। आप लोग क्या बोलते हो? अरे कुछ तो बताओ, आप लोग इतना चुप चुप क्यों रहते हो? बोलो। आवाज दो सर, कोई है कि नहीं? रिपायन, नयनी एंड असीमा, टेल मी सर। फार्मर के, फार्मर को समझते हो ना? सर फार्मर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप फार्मर को भी पूछोगे ना, वो भी यही चाहता है कि वो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करे। मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन। सर ये संभव है? सर संभव है या नहीं है वो अलग बात, बट दे, वो मतलब दे मस्ट ट्राई। ये वही ट्राई करता है कि इसका खर्चा कम पड़े और प्रोडक्शन हाई हो। सर कैसे करेगा? सर उसके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उसके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे क्या, मानो, चलो फार्मर के एंगल से ही सोचते हैं। ग्राफ आपके सामने है, मैं ग्राफिकली आपको बताने का पूरा ट्राई करके। सर ये सब क्या है, कॉस्ट कर्व है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, ठीक है। एसएससी 1, एसएससी 2 एंड एसएससी 3, तीन कर्व आपके सामने हैं। तीन सिचुएशंस है। हम लोग एक तरफ एवरेज कॉस्ट को देखेंगे और दूसरी तरफ आउटपुट बनाएंगे। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। मतलब सिंपल बात है कि ये जो खेती बाड़ी कर रहा है, ये अपने जमीन में, मानो इसका इतना बड़ा जमीन है, इस पूरा जमीन में, इस पूरा जमीन में इनको प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब इसको प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या सोच रहे हैं कि मेरा कॉस्टिंग कम हो जाए। तो तीन फेज में उनके पास कॉस्ट का डेटा है। तो किस लेवल का खर्चा करने से, मतलब अलग अलग तीन योजना है उनके पास, ठीक है, कि मैक्सिमम कितना, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा चारा डालने से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बीज पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ बीज पे डिपेंड करता है, हाई क्वालिटी सीड्स है कि लो क्वालिटी सीड्स है, सब वेराइटीज ऑफ सीड्स। जैसे कुछ दिन पहले मैं मार्केट में थोड़ा पोटैटो का सर्वे कर रहा था। बंगाल में नॉर्मली दो पोटैटो वर्जन चलता है, एक का नाम है ज्योति पोटैटो और एक पोटैटो का नाम है चंद्रमुखी। लेकिन और एक पोटैटो का वर्जन मार्केट में आया है जिसका नाम दिया गया है हेमांगी बुल। लेकिन ये हेमांगी बंगाल में चाष नहीं होता है, ज्यादातर पंजाब में चाष होता है। अब पंजाब में ये हेमांगी का जो खेती हो रहा है, बोलता है कि इतना सा जमीन में चंद्रमुखी प्रोडक्शन, आलू, चंद्रमुखी क्या है, पोटैटो है सर, पोटैटो का नाम चंद्रमुखी। आलू प्रोडक्शन करके अगर मेरा 10 बस्ता आएगा, तो सिमिलर जमीन में हेमांगी पोटैटो 50 बैग आ सकता है या 40 बैग आ सकता है। तो आप सोच लो कि आपके लिए सस्ता क्या पड़ेगा और मार्केट में डिमांड क्या है। बात सस्ता का भी नहीं है, बात डिमांड का भी है कि कस्टमर क्या पसंद करेगा, लोग क्या खाएगा, सब चीजें मैटर करता है। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, कि आप कितना आउटपुट चाहते हो, ठीक है। तो सर आपका कोशिश ये रहेगा कि से फॉर एग्जाम्पल आप ए आउटपुट चाह रहे हो, बी आउटपुट चाह रहे हो, सी चाह रहे हो, क्यू चाह रहे हो, डी चाह रहे हो। सर यहाँ पर देखो, आप हाईएस्ट लेवल आउटपुट के लिए आपका खर्चा भी बढ़ रहा है। लेकिन जब आप आउटपुट डी अमाउंट कोशिश कर रहे हो ना, हाईएस्ट लेवल आउटपुट मतलब प्रोडक्शन हाई करना चाहते हो, लेकिन कॉस्ट बढ़ जा रहा है। और प्रोडक्शन लो में भी आपका कॉस्ट कम, मतलब कॉस्ट कम है, लो प्रोडक्शन लो कॉस्ट,
हाई प्रोडक्शन में भी प्रोडक्शन डी लेवल तक बढ़ रहे हो सर, आउटपुट डी में आ गए, फिर भी आपका कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट इंक्रीज कर गया। इसको नाम दिया गया है H से, L पॉइंट से, R पॉइंट से। लेकिन अगर आप प्रॉपरली देखो SSE2 कर्व जो है ना, मतलब शॉर्ट रन एवरेज का कॉस्ट 2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, इसमें आपको सबसे फायदा हुआ है कि अगर आप Q लेवल तक आउटपुट करते हो, प्रोडक्शन करते हो, आपका C का कॉस्ट पड़ेगा जो सबसे लोएस्ट है। तो एक खेती बाड़ी करने वाला लोग या फिर एक मैन्युफैक्चरर ऑलवेज ट्राई कि किस लेवल का प्रोडक्शन करने से मेरा कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा, और वही लेवल को मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करूँ। दैट इज देयर मोड, दैट इज देयर मोड। प्रोडक्शन ऑप्टिमम लेवल, कॉस्ट लो लेवल। सो ऑप्टिमम प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, इसको करने के लिए हर बिजनेसमैन कोशिश करता है। इसीलिए इस पूरा तीन चेन में, तीन तरह का चेन है, SSE1, SSE2, SSE3। इसमें से SSE2 एक फार्मर का कॉस्टिंग लेवल होना चाहिए अगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहे तो। अगर वो सही तरह से चूज कर पाता है तो उसका प्रोडक्शन में भी अच्छा ग्रोथ होगा, क्योंकि कॉस्ट कम है उसमें, तो बेहतर होगा। तो ज्यादा प्रोडक्शन करने से ज्यादा अच्छा होगा ऐसा बात नहीं है, और कम तो कोई नहीं चाहेगा, ऑब्वियस बात है, कम कोई नहीं चाहेगा। सर ये तो हो गया शॉर्ट रन, देन व्हाट अबाउट लॉन्ग रन? व्हाट अबाउट लॉन्ग रन सर? चलो बता देते हैं लॉन्ग रन। अब देखो सर, ये एक कार अगर मानो 3 मंथ्स का है, ऐसा अगर 4 का बन जाता है तो फिर 12 महीना हो जाता है। तो ऐसा ही SSE1, SSE2, SSE3, SSE4, SSE5, SSE6, SSE7, ठीक है, 7 अलग अलग शॉर्ट रन फंक्शन आपके सामने है। लॉन्ग रन में आपका प्रोडक्शन सबसे लोएस्ट कहाँ रहा है? पी पे। आपने ट्राई क्या किया? एम यूनिट, एन यूनिट, वी यूनिट, बट इसमें प्रोडक्शन लेवल लो है, लो प्रोडक्शन, कॉस्ट हाई है, कॉस्ट हाई, तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, आप ये नहीं चाहते। सर आपने सोचा कि मैं प्रोडक्शन को थोड़ा और बढ़ाऊंगा, लेकिन जब प्रोडक्शन W लेवल में जाना चाहते हो, आपका कॉस्टिंग लेवल बढ़ जा रहा है, आपका कॉस्टिंग लेवल बढ़ जा रहा है, तो कौन से लेवल पे आपका प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है और कॉस्ट भी लो है? व्हेन यू प्रोड्यूस Q लेवल ऑफ आउटपुट, यू योर कॉस्ट इज मिनिमम, दैट इज P। So P level of cost for Q level of output is the optimum level for any businessman. तो एक बिजनेसमैन ऑलवेज एक कटोरा का मिनिमम पॉइंट को ही कोशिश करेगा अपने बिजनेस के प्रोडक्शन को करने के लिए। एंड दिस इज कॉल्ड, अब एक छोटा छोटा शॉर्ट रन मिलकर बन जाता है LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कर्व। अब आप इस तरह से ग्राफ को भी आराम से ड्रॉ कर सकते हो। हाँ नयनी, किसी का आवाज नहीं आ रहा है बहुत देर से। असीमा, आप लोग ड्रॉ कर लोगे ये ग्राफ को? घर पे ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? मस्ट ट्राई सर, ट्राई जरूर करना। कुछ नहीं करना है, सिंपल पुट करना है। मतलब जब इसको ड्रॉ करना है ना, पहले शॉर्ट रन को ड्रॉ कर लेना, तब एक एक शॉर्ट रन को ड्रॉ कर लेना, ठीक है, शॉर्ट रन को ड्रॉ कर लेना। उसके बाद जैसे शॉर्ट रन ड्रॉ हो जाएगा, फिर लास्ट में ये हर एक का जो टेंजेंट पॉइंट है ना, उसको कनेक्ट कर देना, तो ऑटोमेटिकली कटोरा बन जाएगा। ऑटोमेटिकली ये जो बाटी वाला शेप है, कटोरा वाला शेप है, बन जाएगा, और इसमें आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का भी बन जाएगा। तो ये सवाल भी होते हैं कि LAC का आप देखने में कैसे होते हैं, ठीक है। और इसको एनवेलप क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा शॉर्ट रन है, जो छोटा छोटा शॉर्ट रन को एनवेलप की तरह अपने अंदर ले लेता है। दैट इज द रीजन लॉन्ग रन को एनवेलप का भी कहा जाता है। जैसे एक बड़ा एनवेलप के अंदर छोटा चिट्ठी होता है ना, वैसा एनवेलप मतलब क्या, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं खाम, इसके अंदर छोटे छोटे चिट्ठी आ जाता है, वैसा ही है। एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज लाइक अ बड़ा सा एनवेलप, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एनवेलप का। इसको प्लानिंग भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक बड़ा प्लानिंग 1 साल 2 साल से नहीं होता, छोटा छोटा प्लान करके ही प्लानिंग कब बनता है। तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज प्लानिंग कब। सर कॉन्सेप्चुअली तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा।
मेरे से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, लेकिन अगर कोई डाउट है तो जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर फोन करके पूछ लीजिएगा। अनदर थिंग सर, तो फिर एलएसी का यू शेप होता है। नॉर्मल एलएसी का जो है वो यू शेप होता है, और क्यों होता है, यू नो दैट, कि स्टार्टिंग में कॉस्ट हाई रहता है, स्टार्टिंग में कॉस्ट लेवल हाई है, फिर कॉस्ट लो होता है और फिर कॉस्ट बढ़ता है। तो नॉर्मली यू शेप होता है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं सर जिसका एलएसी का यू शेप नहीं, एल शेप होता है। क्या शेप होता है सर? एल शेप। तो एल शेप एलएसी का किसका होता है सर? सर जो बिजनेस कॉस्ट में मिनिमम लेवल, कॉस्ट का मिनिमम लेवल में बहुत देर तक ठहर जाते हैं, उनके लिए होता है। देर तक ठहरना मतलब, से फॉर एग्जांपल बड़े बड़े बिजनेसेस जो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और उसका कॉस्टिंग लेवल काफी मिनिमम है, अभी कॉस्ट बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ेगा तब ना यूसेफ होगा। तो जब कोई बिजनेस, जैसे कि टाटा काफी दिन से बिजनेस में है ना, तो इनके पास इतना पैसा भी है, और सबसे बड़ी चीज मार्केट, मार्केट भी है इनके पास, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी हाई है, क्योंकि कस्टमर है इनके पास, तो कोई भी चीज से सस्ता में दे सकता है, चांसेस इज वेरी हाई। सो कहना ये चाहता है सर, द ट्रेडिशनल शेप ऑफ एलएसी इज यू, but in modern technology the LSE will be L shape because after getting economies of scale, economies of scale मतलब जब लो कॉस्ट में हाई प्रोडक्शन लेवल किसी कंपनी ने अचीव कर लेता है, ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइज करके काफी अच्छा प्रोडक्शन लेवल का कोई, जब कोई कंपनी बना लेता है, तो उसका जो कॉस्टिंग लेवल है वो फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट हो जाने का मतलब है, जैसे कि ये बात कॉन्सेप्ट फ्लैट हो गया ना, ए टू बी, मतलब कॉस्ट में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया अभी तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट लेवल टेक्नोलॉजी यूज करके, हाईएस्ट लेवल प्रोडक्शन करके, हाईएस्ट कस्टमर लेवल बना के कॉस्ट को मिनिमम रख दिया। तो अगर कॉस्ट मिनिमम हो जाता है किसी का ड्यू टू एनी फैक्टर, तब उसका एलएसी का लॉन्ग रन में यू नहीं, एल हो जाता है, एल। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया। सर मैंने आज थ्योरी ऑफ कॉस्ट को कंप्लीट कर दिया, और ये इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज के बारे में मैं ऑलरेडी प्रोडक्शन में चर्चा करके रखा था। अगर किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर पढ़ते पढ़ते कोई डाउट जनरेट हो जाता है तो जरूर मुझे पूछ ले, ठीक है। और सर मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि एवरी थर्सडे जो लोग ऑफलाइन में टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट के लिए आए, ठीक है। मैं पहले भी बोला क्लास में, फिर से बोल रहा हूँ, आने से पहले एक बार कॉल कर लीजिए। नॉर्मली मैं कल के टेस्ट के लिए बोला, कल दोपहर को 3:30 बजे, तो टेस्ट के लिए आना है जो लोग ऑफलाइन में आते हैं या फिर आना चाहते हैं, ठीक है। एक बार कॉल कर लीजिएगा। और चैप्टर है प्रोडक्शन तक का, मतलब डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन तक का मैं मॉक टेस्ट रखता हूँ। जो लोग ऑनलाइन में देगा वो 3:30 PM को मेरे से क्वेश्चन कलेक्ट कर लेना, और क्वेश्चन कलेक्ट करके टेस्ट देके मेरे को शेयर करना, ठीक है। अच्छा सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस नोट के अंदर, इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के मैट में पर चैप्टर में 50-100 क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है, प्रैक्टिस करो और कंटिन्यू। दीपायन, दीपायन को ना आवाज करो, असीमा। सर आप लोग कनेक्टेड हो सर? क्लास तो मैंने कंप्लीट कर दिया। नोएनी, असीमा, कोई साउंड नहीं है। ओके सर। हाँ सर। ओके नोएनी, ठीक है। नोएनी বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। তো একটু রিভাইজ করে নিস ভালো করে, ওকে, রিভাইজ ঠিক করে আছে। নিস আর টেস্টের জন্য প্রিপারেশন নিয়ে নিস। ওকে, ওকে স্যার। দেন বাই স্যার, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার।